हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चंस हैं और ये पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए, अपनी पकड़ बनाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टिश्यू। यहाँ पे दो फिगर बनाया हुआ है, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, और इन दोनों फिगर को आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा ये टिश्यूज है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। दूसरा ऑप्शन क्या बताया जा रहा है, क्यूबॉइडल सेल्स बियरिंग सीलिया, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। तीसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कंपाउंड सेल्स बियरिंग सीलिया, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। और चौथा ऑप्शन बताया जा रहा है कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से सही जवाब आपको कौन सा लग रहा है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये दोनों टिश्यू आपके एनसीईआरटी चैप्टर के हैं। एनसीईआरटी के बुक में ये दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है। जितने भी डायग्राम्स दिए हैं सबको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी से भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ आपको बताना है कि ये दोनों फिगर जो है कौन से टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया है फर्स्ट फिगर के लिए कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, दूसरा है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। दूसरे ऑप्शन में दिया है क्यूबॉइडल सेल्स बियरिंग सीलिया, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। तीसरे ऑप्शन में दिया है कंपाउंड सेल्स बियरिंग सीलिया, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। और चौथे में दिया है कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। तो आप देखेंगे कि इन सभी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। Yes, option number D is the correct answer. This is columnar epithelium bearing cilia. तो ये सरफेस पर आप देख रहे हैं cilia bears किया हुआ है, and this one is multicellular glandular epithelium. So must remember, and NCERT में जितने भी डायग्राम दिए हैं उन सबको बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये गिवन फिगर दिया हुआ है और शॉर्ट में मैं बता दूं तो ये फिगर आप देखकर ही समझ गए होंगे। यहाँ हार्ट है, लंग्स है और बॉडी टिश्यू है, और आप ब्लड का फ्लो देख रहे हैं, यानी कि ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। और डबल सर्कुलेशन में आपको कुछ नंबरिंग किया हुआ है। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्लियर है? आपको क्या इसमें से आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच मार्क्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो 1, 2, 3 और 4 है, इसका आपको करेक्ट मार्किंग बताना है। जैसे ऑप्शन देख ले तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन ए में आप ज़रा देखिए, 1 इज आर्टरी। ऑप्शन ए में 1 जो है ये आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी जो है 2 नंबर, दैट इज रिप्रेजेंट पल्मोनरी वेन। तो ये 2 नंबर जो है ये पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन सी, द थर्ड नंबर, थर्ड यहाँ पर है बच्चों, ये थर्ड पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी ऑप्शन में 4th नंबर यानी दिस वन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेन को। तो आपको ये 4 ऑप्शन में बताने हैं फिगर को देखकर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 क्या आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर क्या पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 क्या पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 4 वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनमें से कौन सा सही मैच है ये आपको बताना है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 पल्मोनरी आर्टरी। यस, पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं ये हार्ट से निकलकर लंग्स की ओर जा रहा है ना, हार्ट से लंग्स की ओर जा रहा है। तो आप जान रहे हो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की ओर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शनल। 4 का क्या होता, पल्मोनरी वेन। आपको पता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की ओर जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन, विच इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल बिकॉज वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ आ रहा है, तो ये किसके थ्रू आता है, एओर्टा के थ्रू आता है। और फिर बॉडी से आप देख रहे हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की ओर जा रहा है, यानी नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, वेना कावा को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि आर्टरी को। तो 1 यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेना कावा। 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर 2 एओर्टा। 3 तो पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल सही है। और 4 क्या होना चाहिए बच्चों, तो 4 यहाँ पर है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ओके, तो
यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 4 नंबर केवल वेन था, इसलिए इसको सही नहीं दिया गया। पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट। थर्ड में आप जान रहे हो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ होना चाहिए था पल्मोनरी वेन, तब जाके यह सही होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग है और आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। कॉलम 1 में फंक्शन है, कॉलम 2 में पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक तरफ फंक्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फंक्शन में है अल्ट्रा फिल्टरेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन और फोर्थ है स्टोरेज ऑफ यूरिन। दूसरी तरफ कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, इसमें दिया है हेनलेज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, माल्फीजियन कॉर्पसल्स एंड प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो आपको बताना है कि इसमें से सही मैच क्या होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, हेनलेज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, माल्फीजियन कॉर्पसल्स या फिर प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ होता है, हेनलेज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, माल्फीजियन कॉर्पसल्स और प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यूरिन का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, हेनलेज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, माल्फीजियन कॉर्पसल्स या प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। या लास्ट वन स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन कहाँ स्टोर होता है, हेनलेज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, माल्फीजियन कॉर्पसल्स, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, उससे पहले आपको अपना आंसर खोजना है खुद से अपने कंसेप्ट से। तो आप जान रहे हो स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन किस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर, नो डाउट है ना। स्टोरेज ऑफ यूरिन किस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ऑप्शन डी का थर्ड होना चाहिए। अब इसमें से आप देख लीजिए कि डी का थर्ड किस में है, सी में है और ए में है, यानी कि बी और डी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। तो अब आपको सी और डी में देखना है। पहला तो आपने एकदम सही से ढूंढ लिया, स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर। अब आप देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होता है, हेनलेज लूप, यूरेटर, माल्फीजियन कॉर्पसल्स, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो यूरिन का ट्रांसपोर्ट आप जान रहे हो किसकी मदद से होता है, यूरेटर, किडनी से जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करते हैं उसी को यूरेटर कहते हैं। तो यूरिन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, यूरेटर। तो सी का 2 होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए कि आप ऑप्शन सी और ए में देख रहे थे, क्योंकि डी का थर्ड होगा। तो अब आप देखिए सी का यहाँ 2 है, यहाँ सी का 1 है। आपको आंसर समझ में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी तरीके से इसको खुद से अपने कंसेप्ट से आंसर ढूंढ लेंगे, आपको इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका जवाब आप क्या देख रहे हो, ऑप्शन ए होगा। फिर भी हम लोग एक बार और भी मैच कर ले। ए का क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का 4th नंबर यानी माल्फीजियन कॉर्पसल्स, बिल्कुल सही है। माल्फीजियन कॉर्पसल्स में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बी का 1 हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, हेनलेज लूप में यूरिन कंसंट्रेट होता है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर्ड स्ट्रक्चर इन मेल। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर्ड स्ट्रक्चर मेल में नहीं है। ऑप्शन ए वास डिफरेंस, ऑप्शन बी प्रोस्टेट, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस, ऑप्शन डी इजैक्युलेटरी डक्ट। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए वास डिफरेंस, ऑप्शन बी प्रोस्टेट, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस, ऑप्शन डी इजैक्युलेटरी डक्ट। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोस्टेट। यस, प्रोस्टेट इज अ सिंगल ग्लैंड। ओके, तो मेल एसेसरी ग्लैंड में आपको आप देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है, लेकिन अप्रोस्टेट है, यानी कि ये सिंगल है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि वास डिफरेंस पेयर्ड है, एपिडिडाइमिस पेयर्ड है, दोनों टेस्टिस से ये अराइज होता है। साथ ही साथ इजैकुलेटरी डक्ट भी आपको याद रखना है कि ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है कि वास डिफरेंस जो है असेंड करता है एब्डोमेन की तरफ और एब्डोमेन की ओर असेंड करते हुए यूरिनरी ब्लैडर से लूप बनाता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर खुल जाता है, जो सेमिनल वेसिकल से आ रहा होता है। एंड ये यूरेथ्रा से जाकर मिल जाता है और एक कॉमन पैसेज बनाता है जो पेनिस तक एक्सटेंड करता है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोस्टेट जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर मेल में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इफ इन अ पॉन्ड there is 20 lotus last year and through reproduction 8 new plants are added, taking current population to 28, the birth rate per year is, आपको बताना है बर्थ ईयर क्या होगा, है ना, बर्थ रेट पर ईयर इसका क्या होगा। किसी पॉन्ड में 20 लोटस लास्ट ईयर थे और रिप्रोडक्शन के थ्रू 8 नए लोटस हो गए, यानी कि करंट पॉपुलेशन हो गया 28, 20 और 8 28। अब आपको बताना है कि इसका बर्थ रेट पर ईयर क्या है। 0.2, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी 0.8। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। किसी पॉन्ड में, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो जेनेटिक्स से हो या इकोलॉजी से हो, इन सबको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। If in a pond there is 20 lotus last year and through reproduction 8 new plants are added, taking current population to 28, the birth rate per year is, तो आप देखेंगे इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.4। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको पता है कि बर्थ रेट क्या होता है। तो बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न, यानी कि नए इंडिविजुअल कितने हुए 8, बाई टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनिशियल पॉपुलेशन, तो पहले पॉपुलेशन कितना था 20। तो आप क्या देख रहे हैं, बर्थ रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनका नंबर बाई इनिशियल पॉपुलेशन। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है 0.4, दैट मीन्स जीरो। बर्थ रेट जो है वो क्या है 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। आई होप आपको मैक्सिमम मार्क्स आए हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, आप इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि सिर्फ 5 क्वेश्चन से आपको ये पता चल जा रहा है कि कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने का यही सबसे इम्पोर्टेंस है कि आप जहाँ जिस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए और कुछ भी छोड़कर मत जाइए, ताकि नीट में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए 100% सॉल्व करके आए।